नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस यंत्र को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपके लिए हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। और आज जिस विषय के साथ आपके सामने हम लोग आए हैं वो है रियल एस्टेट संबंधी कानूनी प्रावधान। इसके साथ ही अगर आप किसी और तरह की कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई और कानूनी सहायता आप चाहते हैं, तो आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर फोन करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। बेहतर कानूनी सहायता, अपनी किसी भी कानूनी समस्या को लेकर आप हम तक बेहतर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और दो बेहद खास मेहमान हम तक जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता राजेश लाठीगारा और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से हैं पूर्व जिला जज श्री दीनानाथ श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोनों लोगों का। दीनानाथ जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा कि जब हम अचल संपत्ति कानून की बात करते हैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिरकार वो सर्कमस्टांसेस समझना चाहूंगा आपसे मैं। सबसे पहले तो जब कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति बनाने के लिए या मकान के लिए, जमीन खरीदने के लिए पैसा एकत्रित करके जब वो लगाने जाता है जी, तो सबसे अगर वो जितने भी ये बिल्डर हैं, इन लोगों के न ये लेआउट प्लान बताते हैं, न ये अपना अप्रूव्ड प्लान बताते हैं, और केवल एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को ये बता करके कि हम इतने साल में आपको कब्जा देंगे, आपको इतनी किस्त देना है, और वह व्यक्ति अपना बैंक से लोन लेता है और वह अपने जो है किस्त चुकता करना प्रारंभ कर देता है जी। और ये 2 साल 3 साल जो भी एक पीरियड बताते हैं, उस सब पीरियड के अंतर्गत ये नहीं करना तो कब्जा देते हैं, और दूसरा ये करते ये हैं कि पैसा लेकर ट्रांसफर कर देते हैं एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट में। 2 साल बाद जब आदमी पहुंचता है तो पता चलता है कि साहब वहां तो नींव भी नहीं पड़ी है जी। बाद में पता चलता है कि साहब वो लैंड ही लिटिगेशन में फंसी हुई है जी। ये भी पता चलता है कि साहब इसमें जो है ये कब्जा मिल ही नहीं सकता है, और वो 2 साल 4 साल 6 साल से लखनऊ में तमाम ऐसी योजनाएं सरकारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज, आवास विकास, ये लोग भी कब्जा नहीं दिए हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सख्त कानून ले आना पड़ा। जी ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। इस वक्त रमेश कुमार हमारे दर्शकों में जुड़ चुके हैं। रमेश जी, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर, हमारा रेलवे रिक्रूटमेंट सेंटर रेलवे मुंबई का एक मैटर है जी। फॉर्म अप्लाई करते समय हमने नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र नहीं लगाया था जी, तो उन्होंने हमें सामान्य कोटे में रखा, जिससे मैं भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गया जी। तो इसमें कुछ हो सकता है? रमेश, बेहतर होगा कि उससे संबंधित कागजात और अपनी एप्लीकेशन जो आपने वहाँ पर लगाई है वो आप तो हम तक भेज दीजिएगा, क्योंकि वहाँ के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि आप तक क्या और कैसे बेहतर सहायता हम लोग पहुँचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए। राजेश जी, आपके पास आऊँगा। जब अचल संपत्ति कानून की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें जो नया जो इसका अमेंडमेंट आया है, इसमें इसकी क्या विशेषताएँ, क्या खूबी इसकी हैं? देखिए, जो ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 का आया है, जो कल से 1 मई 2017 से लागू हुआ है पूरे देश में जी। इसके तहत 1 महीने के अंदर हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने रूल्स फ्रेम करने चाहिए, उसके बाद वो रूल्स को नोटिफाइड करना चाहिए और उसके तहत उनको एक अपनी अथॉरिटी बनानी चाहिए जिसका नाम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, जिसको कॉमनली अथॉरिटी बोला जाएगा, और जिसके तहत ये जो रेरा होता है, शॉर्ट फॉर्म इसकी रेरा है जिस तरह से इसके फुल फॉर्म के हिसाब से, इसके अंदर हर तरह के डिस्प्यूट जो होते हैं, बिल्डर जो कि अनस्क्रूपलेस डेवलपर्स वगैरह होते हैं, जो इस तरह के बिल्डर्स होते हैं जो लोगों का पैसा हजम करके बैठ जाते हैं, दबा के बैठ जाते हैं और प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं करते, उन सब चीज़ों के ऊपर एक बहुत ही विस्तृत तौर के ऊपर हर प्रोविजंस इसके अंदर प्रोवाइड किए गए इस एक्ट के तहत, और इसके अंदर उनके ऊपर पूरा चेक लगाया जाएगा। सब चीज़ों में पारदर्शिता रहेगी इसमें। अब सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में रहेगी और
पब्लिक व्यू में रहेगी, वो जब चाहे जब इसको देख सकते हैं। उसके तहत सेक्शन 3 और 4 है इस एक्ट का, जिसके तहत इसमें प्रमोटर्स के ऊपर काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। अगर वो 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है या 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा वो डेवलप कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो अपना रेरा के पास इसको पहले अपने रजिस्टर कराए अपने प्रोजेक्ट को, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही और वो इस प्रोजेक्ट को चालू कर सकता है। उसके बाद यहाँ से जब रजिस्ट्रेशन होता है उसका, तब वो उसको हरी झंडी मिलती है यहाँ से, तब वो प्रोजेक्ट अपना चालू कर सकता है। उसके बाद प्रमोटर्स को और भी कई सारी मैंडेटरी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, जैसे कि उसको अपना जितना भी लेआउट प्लान है, स्पेसिफिकेशंस है, उसकी अपनी डिटेल्स क्या हैं, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस थे, उसने कितने और पीछे 5 साल के अंदर प्रोजेक्ट करे, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, और वो कंप्लीट नहीं हुए तो किस वजह से नहीं हुए, और कितना पैसा लोगों का ले रखा है उन्होंने, वो इस तरह की सारी डिटेल्स उनको अपना एक इसमें रेरा की जो वेबसाइट होती है उसमें इनको लॉगिन और पासवर्ड मिलेगा रजिस्टर्ड होने के बाद, उसमें ये सारी चीजें अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में रहेगी और पब्लिक इसको व्यू कर सकती है, ताकि क्रेडेंशियल्स पता लग सके बिल्डर के क्या है। इससे एक बहुत पारदर्शिता होगी, कंज्यूमर फ्रेंडली है ये, और इसमें बहुत तरह के विस्तृत इसमें प्रोविजंस दिए गए। ठीक है दीनानाथ जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले में अगर कोई दिक्कत किसी भी ग्राहक के सामने, किसी खरीदार के सामने आती है, तो वो शिकायत अगर करना चाहता है बिल्डर के खिलाफ या कोई जानकारी चाहता है, तो कहाँ शिकायत करे, जानकारी के अपनी एप्लीकेशन कहाँ लिखे? वो एक कंप्लेंट तैयार करेगा, उसमें एक्ट में दिया हुआ है उसका एक प्रोफार्मा दिया जाएगा, उस प्रोफार्मा में वो अपना कंप्लेंट तैयार करके इसी अथॉरिटी के में समक्ष प्रस्तुत करेगा। रेरा के अंतर्गत जो अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी क्रिएट की जाएगी, जिसका एक चेयरमैन होंगे, 2 मेंबर होंगे, और उनके समक्ष वो कंप्लेंट देगा और अपनी बात रखेगा। फिर उसकी इंक्वायरी की जाएगी, उसमें देखा जाएगा कि एक बिल्डर की गलती है कि उसके रियल एस्टेट एजेंट की है, और उसमें सजा का भी प्राविधान दिया गया है। जी ठीक है, ये केवल इसलिए प्राविधान ऐड किए गए कि ये बिल्डर अब फ्रॉड न कर सके बायर्स के साथ। जी बिल्कुल, अब सही बात है सर आपकी, क्योंकि काफी लंबे वक्त से बिल्डर्स की मनमानी हम लोग देखते आ रहे थे कि मनमाफिक तरीके से बिल्डर हैंडल करते हैं। राजेश जी, हम दिल्ली एनसीआर में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं खासकर तौर पर, यहाँ पर हमने देखा कि बिल्डर प्रॉमिस कोई और डेट करता है, मसलन 2015 में उसने प्रॉमिस किया था कि पोजीशन दे देगा वो, लेकिन 2017 तक पोजीशन नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में क्या ग्राहक के पास कॉम्पनसेशन का, खरीदार के पास कोई कॉम्पनसेशन का अधिकार रहता है, या फिर पैसा वापस लेना बेहतर उसके लिए फायदेमंद रहता है, क्या रहता है? इसमें इस एक्ट में एक बहुत अच्छा प्रोविजन है कि इसके अंदर जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं और वो कंप्लीट नहीं हुए, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिन बिल्डर्स ने आज तक नहीं लिया, वो उन बिल्डर्स के लिए भी मैंडेटरी है कि वो रेरा के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराए, जो प्रीवियसली ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये सिर्फ ये रिट्रोस्पेक्टिव है जिन बिल्डर्स के पास, जो बिल्डर ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करा पाए। तो जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रजिस्टर्ड होंगे रेरा के अंदर, और वो रजिस्ट्रेशन के बाद उनको भी सारी डिटेल्स वैसी डालनी पड़ेगी जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए दूसरे नए बिल्डर्स को डालनी पड़ती है। और कंप्लेंट के, अगर कोई कंप्लेंट होती है तो सेक्शन 31 है इसका, उसके अंदर कंप्लेंट फाइल हो सकती है रेरा के अंदर। और इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जिसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है, जो जुडिशियल ऑफिसर होता है, जो ये तय करता है क्वांटम ऑफ कंपनसेशन कितना होगा, सेक्शन 71 और 72 के अंदर। तो इसमें कंपनसेशन भी काफी हैवी लगता है बिल्डर के ऊपर, और इंटरेस्ट भी। बात हम लोग करेंगे, लेकिन जो आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात की कि जिन बिल्डर के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, तो जो खरीदार है उसको कैसे पता चलेगा कि उसके बिल्डर के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या नहीं, इसका प्रोविजन क्या है जानने का? देखिए, अगर उनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बिल्डर को पोजीशन भी इतनी जल्दी नहीं दे पाएंगे, और इतनी जल्दी वो उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते, और उसकी कन्वेंस डीड भी नहीं होती, क्योंकि कंपिटेंट अथॉरिटी जहाँ से इन्होंने अपना सैंक्शन वगैरह कराया होता है, अपनी जो कंसर्न अथॉरिटी है, जब तक वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देते, उनका प्रोजेक्ट जब तक पूरा नहीं होता, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद ही वो पोजीशन और बाकी कार्रवाई कर सकते हैं। उससे पहले दिया तो वो वैसे ही इलीगल है, वैसे वो पहले दे नहीं सकते। कंप्लीशन सर्टिफिकेट सर मतलब क्या है, सिर्फ फ्लैट रेडी हो जाना, या फिर जो और मतलब कि पार्क की बात कही जाती है, स्विमिंग पूल और जो फैसिलिटी बेसिक वो सब जब तैयार हो जाएंगी उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। बेसिक एमिनिटीज उन्होंने प्रॉमिस की है एट द टाइम ऑफ कमेंसिंग द प्रोजेक्ट, वो सारी बेसिक एमिनिटीज सारी जितनी भी उन्होंने प्रॉमिस की है बायर को, वो सारी पूरी हो जानी चाहिए अलॉटी को, और उसको उसके बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है, वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है देना सर, लेकिन अगर किसी कोई बिल्डर अपने जो बायर्स हैं उनको बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए हुए पोजीशन देने के लिए तैयार है, जबकि बाकी जो एमिनिटीज हैं वो वहां पर तैयार नहीं है, तो क्या ऐसे में क्या अधिकार रहते हैं खरीदार के पास? उसके खिलाफ कंप्लेन वो कर सकता है जाकर? नहीं, खरीदार ये अभी देखिए, ये
लखनऊ में अभी कल के पेपर में निकला है जी कि इसके रूल्स जो है यूपी में लागू हुए जी और उन्होंने आवास विभाग ने जो पहले खेल कर दिया इसमें, वो खेल ये किया कि 1 मई 2016 तक जो प्रोजेक्ट थे उनके बाद जो है अगर वो पजेशन जो है देने के लिए उनको पेनाल्टी देनी पड़ती जी, उन्होंने उसको उठा के 30 अप्रैल 17 कर दिया जी। तो पहले तो इन्होंने ये उसको अब जाकर के प्रमुख सचिव आवास ने उसको ठीक किया जी। तो एक्ट को जो रूल जो बनाए गए हैं ये लॉ का बड़ा क्लियर है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है ये मैंडेट ऑफ पार्लियामेंट को चेंज नहीं कर सकता है जी। मैंडेट ऑफ पार्लियामेंट क्या है? ये अगर 5 साल तक कब्जा देने के 5 साल तक सभी सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। अगर वो इनकम्प्लीट पोजीशन देता है तो पहले तो वो इनकम्प्लीट पोजीशन देने के लिए दोषी है जी, और उसके लिए कंपनसेशन और के लिए केस भी फाइल कर सकता है बायर, और वो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरफ से लायबिल होंगे जो है बिल्डर जो है जी। लेकिन सर क्या इससे फिर बायर अनसेफ नहीं हो जाएगा? यही अगर बायर उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो क्या फिर बायर अनसेफ नहीं, बायर बहुत ज्यादा सेफ है। ठीक है। राजेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर ये देखा है कि जो किसी सोसाइटी में अगर 4 टावर बनने हैं तो 3 टावर कंप्लीट कर देंगे, 1 टावर इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। तो जो मेजॉरिटी है उनको तो ऑक्यूपेंसी मिल चुकी है अपने फ्लैट की, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है, तबका ऐसा भी रहता है इनको ऑक्यूपेंसी ना मिली हो, तो क्या वो लोग भी इस रूल के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत फायदा उठा सकते हैं, अपना हक की लड़ाई लड़ सकते हैं? रेरा के अंतर्गत वो आएंगे जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। अगर वो जो टावर कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी तो उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा और ऑक्यूपेंसी उसके अंदर नहीं हुई होगी, और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वो वैसे भी इशू नहीं कर सकते जब तक वो कंप्लीट ना हो, तो वो भी उसी के दायरे के अंदर आएंगे, उनको भी चाहिए। इवन उन्होंने अगर प्रीवियसली बहुत सारे कंज्यूमर केसेस हैं, सिविल कोर्ट में केसेस डाल रखे हैं बिल्डर्स के ऊपर, वो केसेस भी वो एप्लीकेशन देख के रेरा के अंदर ट्रांसफर करवा सकते हैं, वो भी उसमें प्रोविजन है इसके तहत भी। ठीक है। लेकिन सर अगर बिल्डर कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा और पेनल्टीज क्या होती हैं? उसके लिए देखिए, उसके लिए पेनल्टीज क्लॉज उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। जैसे अगर मान लीजिए वो रेरा के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते, बिना रजिस्टर कराए प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो उसके अंदर उनको 3 साल तक की सजा है, वो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो पेनल्टी इंपोज हो सकती है। अगर वो और दूसरे जो ये सेक्शन 3 और 4 के अंदर है, 3 और 4 के अलावा कोई भी उल्लंघन करते हैं ये, तो उसके अंदर 5% तक की पेनल्टी है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की। अगर वो सेक्शन 9 और 10 का कोई उल्लंघन करते हैं तो उसके अंदर पर डे के हिसाब से उनके ऊपर पेनल्टी है। उसके बाद वो कोई डायरेक्शन ऑर्डर जो अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी नहीं देती उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, उसमें 3 साल की सजा और पर डे तक की पेनल्टीज हैं जो ऑफेंस की हिसाब से वो वेरी करेगी। तो इस तरह के बहुत ही विस्तृत तौर के ऊपर इसके अंदर पेनल्टीज हैं जिससे दबाव बना रहेगा बिल्डर के ऊपर, वो सुचारू रूप से आगे फ्यूचर में काम करेगा। दीनानाथ सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक्ट होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, धारा समझना, नियम समझना एक आम इंसान के बस की बातें नहीं होती, तो उसको आसान शब्दों में समझने के लिए या फिर जो प्रमुख गाइडलाइंस है इसके लिए क्या कोई अवेयरनेस करने की जरूरत भी यहाँ पर रहेगी या फिर कोई प्रोग्राम चलाया जाएगा इस चीज के लिए? लोगों को इस बारे में इंट्रोड्यूस कैसे कराया जाएगा? नहीं, ये तो इन लोगों इसके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कानून तो इस देश में बहुत बने हुए हैं जी, लेकिन उस कानून की जानकारी लोगों की नहीं है। बिल्कुल। और यह क्षेत्र ऐसा है कि इसमें जनता सबसे ज्यादा परेशान है। लेकिन यह कानून यूपी में, मैं इसके पहले बिल्डर्स एक्ट भी बना था जी, लेकिन वो बिल्कुल ही कोई प्रभाव नहीं रखता था जी। इसके लिए लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, और सबसे अच्छा फोरम इसका एपीएन न्यूज जो आपका है जी, आप इसको जो है उसके जो बेसिक फीचर्स हैं आप इसको केवल एक बना करके हाईलाइट कर दीजिए जी, बिल्कुल। डेली 2 मिनट के लिए कर दीजिए कि साहब ये चीजें हैं जी, कि कोई भी आदमी अगर जाता है जमीन खरीदने तो ये प्राविधान ये चीज दिमाग में रख ले जी, और तब पैसा लगाने जाए। यहाँ लोगों के ब्लैक मनी बहुत है, उनके जिसने कह दिया कि यहाँ पैसा लगा दो। तमाम बिल्डर्स को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जी,
वो लोगों से पैसा ले लेते हैं, एक पैसा लेकर दूसरे में साइफन कर दिया, तीसरे का चौथे में कर दिया, मौके पर नींव भी नहीं खुदती है। अब लोगों को पता चल गया है कि यह कानून इतना सख्त है कि वो सब कागज पहले मांग सकते हैं। जी ठीक है सर, हमको आप दिखाइए कि आपका लेआउट प्लान है कि नहीं, आपका जो है आपने सैंक्शन लिया है कि नहीं, नक्शा पास है कि नहीं, हाँ तब हम पैसा लगाएंगे आप में। ठीक है, साझा रूप से सर ये कोशिश करनी होगी। लेकिन राजेश जी, जैसे कहा दीनानाथ जी ने कि भाई शुरुआत में हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है, तो ये सब जो मतलब कानूनी रूप से बिल्डर की जो जमीन है उसके ऊपर कोई विवाद तो नहीं है, जो लेआउट है वो सब कुछ सही है कि नहीं है, इसका पता एक ग्राहक कैसे लगा सकता है? इसमें भी प्रोविजन है, इस चीज का भी प्रोविजन है। सेक्शन 4 है इसका और 3 है, जो वो ये कहता है कि अगर बिल्डर को अपना प्रोजेक्ट चालू करने से पहले जो डिटेल्स देनी होती है अपनी सारी, उस डिटेल्स के साथ उसको ये देना होता है कि उसके ऊपर कितने केसेस वगैरह, जैसे मैंने पहले बताया, उसके साथ उसको एक एफिडेविट और डिक्लेरेशन देना होता है। उसमें उसको बताना पड़ेगा कि उसका टाइटल क्लियर है कि नहीं है, उसके ऊपर कोई नॉन एनकम्बरेंस बताना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके ऊपर कोई केसेस नहीं चले, और उसको अपना एक एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसके अंदर जितना वो पैसा उस प्रोजेक्ट के लिए ले रहा है उसके अंदर 70% अमाउंट जो होगा वो उसी के अंदर रहेगा, उस अकाउंट के अंदर, और जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो अलॉटिस को दिया है उन्होंने वो उसी के अंदर से खर्च किया जाएगा पैसा, और उसको वो भी पैसा जब निकाल सकता है बिल्डर जब उसका सीए जो बायर है वो कैसे मॉनिटर करेगा इसको? वो मॉनिटर उसमें वेबसाइट के ऊपर लॉगिन आईडी होगा इसका, उसको बिल्कुल टाइम टू टाइम पूरी रिपोर्ट मिलती रहेगी कि वो बिल्डर है वो कितना पैसा उस अकाउंट से निकाल रहा है। उसमें हर साल के फाइनेंशियल के बाद एक उसमें ऑडिटेड रिपोर्ट हर साल के साल उसके अंदर उसको लगानी जरूरी है। ये सारे प्रोविजन उस एफिडेविट डिक्लेरेशन के अंदर उसको देने पड़ेंगे जो पब्लिक डोमेन में रहेगा। ठीक है, दीनानाथ श्रीवास्तव जी, बस संक्षिप्त में समझना चाहूंगा सर आपसे कि जो कंज्यूमर कोर्ट्स में पहले से केस थे इस संबंध में, क्या उन केसेस को भी अब रेरा के थ्रू लड़ा जा सकेगा? जी वो सब केसेस इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। जी ठीक है, तो बेहतर अभी तक कंज्यूमर कोर्ट में डेफिशिएंसी इन सर्विस पर लोग वहां पर कंज्यूमर कोर्ट में केस डालते थे जी, और वो केस यह सालों साल वो लंबित रहता था, और बिल्डर वहां से कोई जो है अपना तारीख लेकर के मुकदमे को लटकाए रहता था जी। अब चूंकि इसमें पेनल प्रोविजंस हैं, इसलिए जो है रेरा में कंप्लेंट भी फाइल हो सकती है, वो सब मुकदमे अब ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी। जी ठीक है सर, और ये अथॉरिटी में इसी के टेक्निकल एक्सपर्ट बैठ रहेंगे जी। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह के लोगों का होगा जिनको अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता हासिल है जी। तो उस स्थिति में सर लोग उम्मीद करते हैं कि जो लोग वो फ्रॉड बिल्डर जी कि जो लोग जो प्रताड़ित रहते थे या फिर जिनको प्रताड़ना होती थी बिल्डर के द्वारा, उसके ऊपर अब रोक लगेगी, लोग बेहतर तरीके से अब इन्वेस्ट कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, शो को बेहतर बनाने के लिए। और लीगल हेल्पलाइन फिलहाल सिर्फ इतना है।